अगर होमोसेपियंस के पास विजडम है तो उस विजडम को आप कैसे कन्वे कर सकते हो? यू डू नॉट हैव एनी अदर मीन्स देन कम्युनिकेशन टू कन्वे दैट विजडम. सो when language was evolved almost 80 to 90,000 years back, so it was said that Homo sapiens started conveying their wisdom. और फिर इस तरीके से कल्चर्स इवॉल्व. को कल्चर्स क्या है? आपकी विजडम की बात है. आप शेयर्ड लिविंग जो है वो जब स्टार्ट की होमोसेपियंस ने, तो उसके साथ फिर कल्चर्स इवॉल्व हुए, फिर रिलीजन्स कोडिफाई हुए, फिर लॉज बने, फिर उसके बाद सोसाइटीज कनेक्ट हुई. तो अगर एक है गलिवर्स ट्रेवल्स, जिसने पढ़ी हुई है बुक, उसमें वो लिखता है एक कौम के बारे में, वो याहूस उसके बारे में लिखता है. कहते हैं जी याहूस जो हैं वो एनिमल्स हैं, मगर उनका जहन जो विजडम है वो इंसानों वाली है और उसकी लैंग्वेज नहीं है. इसलिए वो इंतहाई डिस्गस्टिंग किस्म की क्रीचर्स हैं. ऐसे क्रीचर्स जिसकी ह्यूमन विजडम हो लेकिन उनकी लैंग्वेज ना हो, वो बता ना पा रही हूँ, कन्वे ना कर पा रही हूँ, शेयर ना कर पा रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस को, उनको फिर कोडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आगे अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इंतहाई इनडिसिप्लिन है. तो इस तरीके से इंसान याहूस थे जब उनके पास विजडम तो थी मगर लैंग्वेज नहीं थी. तो लैंग्वेज रेवोल्यूशन कहा जाता है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन. फिर उस रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन. व्हेन मैन फाउंड हाउ कुड दे कल्टीवेट लैंड, एंड once they started cultivating land, they started living in communities. The collect I mean the in the collection of the community, they then evolved laws, क्योंकि लॉज बहुत ज़रूरी हैं. जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत से मसाइल पैदा होते हैं. तो एग्रीकल्चर उन्होंने फाउंड की, और एग्रीकल्चर ने ही फिर आगे डोमेस्टिकेशन ऑफ बीस्ट्स, कि किस तरीके से बीस्ट्स को डोमेस्टिकेट, वही बीस्ट जिनको शिकार किया करते थे, जिनके एनिमीज होते थे, उन्हीं एनिमीज को फिर इन्होंने डोमेस्टिकेट किया और अपनी यूज के लिए इस्तेमाल किया. यानी एग्रीकल्चर का के लिए भी उन्होंने उनको इस्तेमाल किया, बिकॉज दे कुड टेल द लैंड, एंड फर्दर दे कुड बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दैट वाज द फर्स्ट ट्रेड वेव. गो के वो रीजनल थी, अपनी लोकेलिटी में ही, या बड़ी हद तक दूसरे विलेज में ले जाते थे, दूसरी कम्युनिटी में ले जाते थे. डोमेस्टिकेशन ऑफ बीस्ट के जरिए से लादा उनके ऊपर चीजें और ले गए. फिर व्हील एक बहुत बड़ी ईजाद थी, जो कि बीस्ट जो है व्हील के जरिए से उनको खींच के ले जाते थे. व्हील ने सफर को आसान बना दिया, और व्हील ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को आसान बना दिया. और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. इसके साथ वर्ल्ड सिटीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और गन पाउडर आ गया, और आर्मीज का तस्वर जो पहले होता था घोड़ों और तलवारों के ऊपर, वो खत्म हो गया. तो इंडस्ट्रियल. और अब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन. हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उसमें से गुजर रहे हैं. डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन या डिजिटल डिवाइसेस क्या होती हैं? वो सारी डिवाइसेस जो आपके हाथ में, मोबाइल से लेकर कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज जिसमें पूरी दुनिया को समाया हुआ होता है. पूरी दुनिया को समोया मतलब डिजिट्स में पूरी दुनिया को समो दिया जाता है. आप 1980s में हम लोग अगर तस्वर करें, उस जमाने में वीसीआर नया नया आया था 1980s के स्टार्ट में. तो किसी के घर में वीसीआर लगता था तो 4 फिल्में, एक वीसीआर, एक टेलीविजन, 25 रुपए का मिलता, 100 रुपए का मिलता था. सारी रात आपकी फिल्में अगर देखनी है तो मोहल्ले में, हमारे लाहौर में हम रहते थे, तो मोहल्ले में या हमारी गली में अगर किसी के घर में वीसीआर लग रहे हैं ना, 100 रुपया अच्छी खासी रकम होती थी उस वक्त. तो पूरी फैमिली जाती थी उसको लेने के लिए. एक ने वीसीआर इतना बड़ा ऊपर उठाया होता था, एक ने 4 फिल्में, वो कैसेट्स जो होती हैं वो उठाई होती थी, लेके आ रहे होते थे.
एक ने टेलीविजन उठाया होता तो पूरे मोहल्ले को पता होता था इनके घर में वीसीआर लगना है। हम बच्चे या थोड़े से जो टीन एज लड़के होते थे वो समझते थे कि भाई ये तो बड़े आज आज ये जन्नत में है क्योंकि ये फिल्में देखेंगे तो बड़ा मजा करेंगे। और जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो लान तान कर रहे होते थे कि आज इनके घर में कंजरखाना होगा और शैतान इनके घर में होगा, फटे मुंह इनका, रात सारी ये फिल्में देखेंगे। अब आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी बात कभी अब हो सकती है? अब एक आप छोटी सी चिप लो या एक आप वो जो डिवाइस होती है यूएसबी, उसके ऊपर आप 100 फिल्में ले जाओ, ना किसी बुजुर्ग को पता चलना है, ना ही किसी कोई शोर मचना है। मतलब डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटाइज कर दिया हर चीज को, जो है वो स्मॉल कर दिया। तो हम कहते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन, और फिर आपकी कनेक्टिविटी बढ़ा दी। आपको जो है हाइपर ग्लोबलाइजेशन की एज में सबसे बड़ा नुक्ता डिजिटल रेवोल्यूशन है। हम पढ़ रहे थे कि क्या ग्लोबलाइजेशन हो सकती है। अब जाहिर है ग्लोबलाइजेशन खत्म तो हो रही है यूरोप से, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर अब खत्म नहीं हो सकता। यू कैन नॉट एस्केप डिजिटल रेवोल्यूशन। जब तक ये डिजिटल रेवोल्यूशन है कनेक्टिविटी रहेगी। ठीक है, बीच में पैचेस आएंगे, दुनिया जो है नेशनलाइज करेगी अपने आप, नेशनलिज्म की तरफ जाएगी, मगर उसके बाद फिर दोबारा से ग्लोबल वेव आ जाएगी। जैसे कि अगर यूरोप से या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड से खत्म हो रही है तो फिर चाइना से जो है एफर्ट स्टार्ट हो गई हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए से वो सड़कों का जाल और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पूरे एशिया में और उसके साथ कनेक्ट कर रहा है उनकी इकोनॉमीज को। और फिर आपका जो डिजिटल है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, you cannot live in isolation now. I mean, this continues connecting the world together. This continues facilitating the world in expressing their views to the other parts of the world. And the ideas keep on transferring from one place to another. Once ideas go viral, so then there is some kind of tolerance and connectivity. You can cross the borders at your will. You can talk to the children of your enemies, and you can create that sense of we-ness, हम। क्योंकि जब आप आइसोलेशन में रहते हो तो फिर आपकी स्टेट जो बताती है आपको, उससे क्या होता है, आप उसको मान लेते हो। आपके पास और कोई जरिया नहीं है सच्चाई को जांचने का। तो फिर आपकी स्टेट आपको कहती है कि फलानी नेशन इंतहाई घटिया, आप मान लेते हो। आपकी नेशन कहती है कि फलानी नेशन जो है, यानी आपकी एनिमी जो नेशन है, वो अनसिविलाइज्ड है, वो बीस्ट्स हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है वी वर्सेस दे का, वो क्रिएट आप मान लेते हैं। बट यू हैव द डिवाइस इन योर कंट्रोल, एंड विद अ क्लिक ऑफ योर फिंगर यू कैन क्रॉस द बॉर्डर एंड मीट योर एनिमी योरसेल्फ and try to evolve a kind of a consensus on many things. You find out when you know when something pricks your enemy also feels the same pain. You feel that your enemy behaves like you. They are not beasts. You feel that they are also pained when they are undergoing any kind of sufferings. तो फिर उसके बाद एक कॉमनैलिटी पैदा होती है। उस कॉमनैलिटी को आप कहते हो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल विलेज। जो कनेक्टिविटी आपकी पैदा होती है, जो फीलिंग्स आप उनके लिए उनके साथ शेयर करते हो। तो फिर इसका मतलब है कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, इसने हर चीजों से आजाद कर दिया है। डिजिटल रेवोल्यूशन ने आजकल रेवोल्यूशंस को बदल के रख दिया है। पहले रेवोल्यूशंस आते थे क्या, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, आपने पर्चे छापे, पर्चे छाप कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए, घर घर जाके पैगाम पहुंचाया। आजकल रेवोल्यूशन आपके हाथ में है। आप अपने हाथ में डिवाइस को पकड़ते हो, आपको मैसेज आता है, आप उसके साथ अगर उस मैसेज को आगे फिर आप भेज देते हो, वायरल हो जाता है, और उसकी बेसिस आप देख लें 2010 में जो अरब रेवोल्यूशन आया था,
हालांकि अरब की उन कंट्रीज में जहाँ पे ये रेवोल्यूशंस आए थे, डेमोक्रेसी के लिए जो तहरीकें स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर मीडिया के ऊपर कंट्रोल था और इंतहाई स्ट्रिक्ट कंट्रोल। मगर ये जो रेवोल्यूशन आया ये मोबाइल फोन्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से आया। जो यूथ ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया इनके जरिए से, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया इन सोशल डिवाइसेस के जरिए से। हम फिर उसके बाद एक और फिर बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े क्राउड्स को खींच के वो ले आया। तो सोशल मीडिया की उस वक्त इम्पोर्टेंस का पता चला कि आप इसके जरिए से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने आपके रेवोल्यूशंस के नेचर को तब्दील करके रख दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेसिप तैयब अर्दोगान हवा में था और उस नीचे कू आ गया, तो आर्मी ने टेक ओवर कर दिया। वो हवा में ही उसने जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी कौम को मैसेज भेजा और उसकी कौम जो है बाहर निकल आई और उस टेक ओवर के खिलाफ ढाल बन गई। और उसके बाद फिर मिलिट्री टेक ओवर ना कर सकी, उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने हर चीज तब्दील करके रख दी है। इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने, अब आप देखें पावर ऑफ डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया क्या है। दो 2.1 में ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की नेचर को ही तब्दील करके रख दिया। अब दुनिया की नेचर को कैसे तब्दील किया है, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी। तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि स्टेट, जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे उभरा, वेस्टफालिया ट्रीटी से उभरा। वेस्टफालिया जो कि 1648 में, 1648 में वेस्टफालिया, वेस्टफालिया जर्मनी में जगह है, साउथ मेरे ख्याल नॉर्थ वेस्ट जर्मनी में एक जगह का नाम है, जहाँ पर पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ और उन्होंने फैसला किया कि अब जो स्टेट का तस्वर है वो ये है कि उसको चर्च की गुलामी से निकालना पड़ेगा। यानी अब स्टेट सॉवरन होगी, उसके ऊपर जो है किसी का कोई हुक्म नहीं चलेगा, कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी। तो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है स्टेट के साथ जो लिंक हुआ वो वेस्टफालिया ट्रीटी के साथ हुआ। तो उसने, अब वो जो वेस्टफालिया ट्रीटी है उसके साथ जो वेस्टफालियन स्टेट है उसका मतलब है सॉवरन स्टेट। स्टेट के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, स्टेट अपनी मर्जी की मालिक है, जो भी फैसले करे। तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने उस सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ही तोड़ के रख दिया है। सॉवरेनिटी का मतलब है स्टेट जो बताएगी आप वही मानोगे। हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं है, स्टेट जो बता रही है आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज गलत बता रही है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के साथ जरिए से यू आर वेल अवेयर नाउ। तो दिस इज ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज ब्रोकन अप द वेस्टफालियन स्टेट सिस्टम। क्योंकि जनरेटिंग पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस भी ये क्रिएट कर रही है। क्योंकि आपको जब ज्यादा अवेयरनेस होती है, आपको पता है कि स्टेट बता रही है कोई एक चीज और आपको सोशल मीडिया के जरिए से कोई दूसरी चीज पता चल रही है, तो फिर से पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस क्रिएट होते हैं। फिर कन्वर्टेड हार्ड इकोनॉमी इनटू सॉफ्ट इकोनॉमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हार्ड इकोनॉमी का तस्वर था, लेकिन अब सॉफ्ट इकोनॉमी के, जिसका कब्जा होगा, जिसका कंट्रोल होगा इस सोशल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया डिवाइसेस के ऊपर, वही दुनिया की पावर होगी। और कौन है इसका दुनिया की पावर? अमेरिका, यूएसए। आप देख लें पेंडेमिक में पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह गई, लेकिन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसके पास है, डिजिटल कंट्रोल है जिसके पास, वो इस वक्त बहुत पैसा कमा रहा है। अब मैंने एक जो यूएस के ऊपर कुछ लेक्चर्स दिए हैं जनरल नॉलेज के, तो वो आपने देखे होंगे। सैन फ्रांसिस्को की जो वैली है वो कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को जो कि कैपिटल उसका, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। यानी वहां पर ये जो सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर मौजूद है, जैसे आप फेसबुक है या फिर अमेजन है, या ये डिफरेंट इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, टेक हब है वो। तो टेक हब हो गए सिलिकॉन वैली। तो जिस तरीके से बेंगलुरु या बेंगलोर जिसको पहले बोलते थे, वो अमेरिका, वो इंडिया की सिलिकॉन वैली है, वहां पर सॉफ्टवेयर हब उसको बोला जाता है। तो वो कहती है सॉफ्ट इकोनॉमी, यानी जिस
जिसका कब्जा इस डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर या इसके ऊपर कंट्रोल होगा, वो दुनिया की पावर होगी, क्योंकि वो दुनिया की ओपिनियन को कंट्रोल भी कर सकेगी और उसके साथ साथ दुनिया को इस डिजिटल कनेक्टिविटी से बाहर भी निकाल सकेगी। आप उसके मरहून मन्नत हैं। और अमेरिका की सारी डिवाइसेस किसके साथ चलती हैं? जीपीएस सिस्टम के साथ चलती हैं। इसलिए उनकी सॉफ्ट इकोनॉमी बहुत पावरफुल है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। और इवन कि उनकी जितनी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी वो कनेक्टेड है ऊपर से, यानी इसके साथ कनेक्टेड है। चाहे वो गाइडेड मिसाइल्स हो, ड्रोन्स चल रहे हैं और हेलफायर मिसाइल्स वहां से निकलते हैं, वो भी ऊपर से कनेक्टेड है, मतलब सॉफ्ट इकोनॉमी। अब फिर उसके बाद उनके डिफरेंट किस्म के जो शिप्स आ रहे हैं, इवन प्लेन्स आ रहे हैं, और जो उनकी मिलिट्री पावर है वो सारी की सारी कनेक्टेड है सैटेलाइट्स के जरिए से। तो डिजिटल मीडिया भी इसी तरीके से सैटेलाइट्स के जरिए से चलता है। उनका सिस्टम है जीपीएस सिस्टम। सबसे पहले चाइना ने उसका तोड़ निकालने की कोशिश की तो अमेरिका ने फौरन ही उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। चाइना का है बेइडो सिस्टम। अब इसके स्पेलिंग्स मुझे जो मैंने पढ़े थे मैं आपको बताता हूँ, BAIDO या यू, बेइडो। तो बेइडो सिस्टम है। उन्होंने अभी रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी हवावे जो कि जाइंट टेक है उनका, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी दी, 5G टेक्नोलॉजी दी थी कि 4G दी थी उन्होंने? 5G मेरा ख्याल है, 5G दी, और यूरोप पूरे का पूरा उसको उसकी मार्केट बन गया। तो उसके साथ ही अमेरिका थ्रेटन हो गया कि मेरी सॉफ्ट इकोनॉमी के ऊपर तो चाइना काबिज हो जाएगा। उन्होंने पाबंदियां लगा दी कि हवावे जो है अभी उस लेवल तक नहीं आया था। हवावे जो है, हवावे की डिवाइसेस के ऊपर आपको गूगल नहीं मिल सकता, जो नई डिवाइसेस आई हैं। और आपको गूगल नहीं मिलेगा तो आप उसका मोबाइल ही नहीं लोगे। उनकी बिलियंस डॉलर्स की इकोनॉमी हिल के रह गई, सिर्फ गूगल का एक कंपोनेंट ना होने की वजह से। और गूगल किसके पास? गूगल क्या है? सॉफ्ट इकोनॉमी। गूगल कोई हार्ड इकोनॉमी तो है नहीं है। तो आप देखें, सिर्फ एक गूगल कंपोनेंट नहीं है वहां पर, तो आप डिवाइस नहीं लोगे उसकी, क्योंकि और इससे कितने अरबों, हालांकि फोन तो वही काम कर रहा है, आपकी कॉल सुन रहा है, आपका मैसेजेस देख रहा है और भी दूसरी, लेकिन एक गूगल कंपोनेंट नहीं है। वो अमेरिका का कंट्रोल है उसके ऊपर। आप उनका मोबाइल नहीं लोगे। तो अब वो उसको जाहिर है वो सैटेलाइट्स के ऊपर सैटेलाइट्स छोड़ तो रहे हैं काफी। मैं पिछले खबर पड़ी थी 5 या 6 उन्होंने सैटेलाइट्स छोड़ी हैं गूगल को काउंटर करने के लिए, और कोई 7 और उन्होंने छोड़नी है अपने बाइडो सिस्टम के अंडर ही। तो फिर उसके बाद शायद वो अपने इसके जो काउंटर में एक निकाल लें अपना कंपोनेंट। वो एक अलग बात है, लेकिन आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो सैटेलाइट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सॉफ्ट इकोनॉमी है, इसने डिजिटल रेवोल्यूशन ने अब इकोनॉमी का तस्वर ही बदल के रख दिया है। आप बिल्कुल, नोकिया जो है फारग हो गया मार्केट से। क्यों? क्योंकि बस उसके पास एक कंपोनेंट नहीं था, और वो क्या था जब वो आया था नया नया, और वो क्या था? वो था ये क्या उसको कहती हैं, ये आईफोन का तो iOS होता है, उसका क्या होता है? एंड्रॉयड। उसके बाद एंड्रॉयड नहीं था, वो सैमसंग ले आया और आईफोन ले आया, और उसके बाद फिर वो छा गए। और हालांकि नोकिया जो हार्ड उसकी जो डिवाइस थी वो ज्यादा पावरफुल थी, वो ज्यादा इस तरीके, 3310 का आपको पता होता था, मेरे पास भी होता था। ऊपर तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, और नीचे गटर का वो ढकना था, उसके ऊपर ढड़क करके गिरा। हो मैं कहा भाई कहीं उसके कंपोनेंट्स भी अलग हो गए, नीचे गए, उसको लगाया, चलना शुरू हो गया। क्या आप सोच सकते हैं आपका कोई भी आज का एंड्रॉयड इस तरीके से नीचे गिरे और उसका ईची बीची ना हिल के रहे? मेरे तो यहाँ से गिरे हैं और ऐसे लगे हैं, और वो सारा फारग होता रहे। एक मैंने लिया था सैमसंग का, तो इतना मजबूत नहीं था हार्ड में जितना मजबूत नोकिया का था, मगर नोकिया के पास वो सॉफ्ट कंपोनेंट नहीं था। फर्क हो गया सारे का सारा मार्केट से, उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो ट्रेड का बेड़ा गर्क होकर रह गया। तो आज जमाना है सॉफ्ट इकोनॉमी का, और इसने डिजिटल रेवोल्यूशन ने कन्वर्टेड हार्ड इकोनॉमी इनटू सॉफ्ट इकोनॉमी, चेंजिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। आगे देखते हैं जी, हाइपर ग्लोबलाइज द इकोनॉमी, ये तो आपको बता दिया। वर्चुअल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, आपकी मॉनिटरी पॉलिसी तब्दील करके रखती इस डिजिटल ने। मॉनिटरी पॉलिसी
यानी कि आप हार्ड करेंसी पहले देते थे, हार्ड करेंसी अब वर्चुअल अब ट्रांजेक्शन होती हैं। अब आप मुझे बताएं, वैसे तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो चीज हमने रखी हुई है 10 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है, ये कागज का एक टुकड़ा है। सही इकोनॉमी वो कहती है, सही जो करेंसी है वो कहते हैं जिस सिल्वर का सिक्का या फिर गोल्ड, गोल्ड सिल्वर, ये सही क्या उसको बोलते हैं करेंसी है। ये तो खैर ये फेक करेंसी हो, फेक करेंसी है, स्टेट खत्म तो इसके साथ कोई भी नहीं पूछता, स्टेट की गारंटी है उसके साथ ये चलती है। स्टेट आपकी अगर वीक हो जाती है, नीचे गिर जाती है, आप पूरी दुनिया में चले जाओ, इसको रद्दी की टोकरी के अलावा कोई भी नहीं पूछेगा। आपके पास 10 बिलियन रुपीस है, आपके पास 100 बिलियन रुपीस है, कोई भी नहीं पूछेगा, ये तो नहीं चलती, आपकी स्टेट की गारंटी खत्म हो गई तो आपकी कहानी खत्म होगी। इसी तरीके से डॉलर्स, अमेरिका खत्म हो गया, आपके पास कितने ट्रिलियन डॉलर्स हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गोल्ड, दुनिया सारी डूब जाए, जहां पर भी जाएंगे वो चलेगा, उसको कहते हैं सही करेंसी। वो कहते हैं ये भी, लेकिन इससे भी नीचे, ये भी फिर भी हार्ड है, इससे भी नीचे एक और चीज है, ये ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, ठक ठक ठक, इधर से पैसे उधर चले गए, उधर से पैसे इधर आ गए, तो इसने करेंसी का भी सिस्टम है, बिटकॉइंस हैं, और ये वर्चुअल करेंसी जो है, इसने तकरीबन सिस्टम ही, मॉनिटरी सिस्टम ही तब्दील करके रखती है, हर चीज जो है तब्दील करके रखती है। फिर उसके बाद इसने वॉर को कॉन्सेप्ट तब्दील करके रखती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने किसका कॉन्सेप्ट, इसने वॉर का कॉन्सेप्ट तब्दील करके रखती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है वॉर का, अब आप मिसाइल नहीं चला सकते क्योंकि आपको पता है कि आगे से मिसाइल पड़ेंगे आपको, आप आर्मीज को वहां पे लेके, अब घोड़ों का जमाना तो निकल गया ना, अब आपका जो है आर्मीज का जमाना भी निकल रहा है। अब आपका किसका, अब वॉर होगी 5th जनरेशन वॉर, यानी किसकी टेक्नोलॉजी मजबूत है, किसका डिजिटल जो है प्रोपेगेंडा बहुत मजबूत है, और कैसे वो प्रोपेगेंडे के साथ आपके जो आवाम को उकसा सकता है आपकी हुकूमत के साथ, उसको 5th जनरेशन वॉरफेयर। आपकी हैक, आप मुझे बताएं, आज आप हैक कर लो अमेरिका का सिस्टम, जीपीएस सिस्टम है, कोई भी बड़ा को मुल्क आता है और वो बड़े कमाल के हैकर्स हैं, वो हैक कर लेते हैं अमेरिका का सिस्टम किसी तरीके से भी, तो उसमें रखना डाल देते हैं जीपीएस सिस्टम या जैसे भी, तो क्या होगा भला, अमेरिका के ना मिसाइल चलेंगे, ना उनके प्लेन्स चलेंगे, ना उनके जो है उसका उसका ना गूगल चलेगा, तो वो तो चला गया ना, वो तो बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से, और वो क्या करेगा, कोई उसने मिसाइल तो नहीं चलाई या कोई और ऐसी चीज तो नहीं की, जिसे अभी रिसेंटली इंडिया ने बहुत सारी हमारी डिवाइसेस को हैक कर लिया, जो मेजर ऑफिशियल्स है, उसको कहा जाता है इंडिया का अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, जिसको कहती हैं डिजिटल अटैक, साइबर अटैक जिसको बोलती हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, आईएसपीआर ने ये बयान दिया कि इंडिया ने साइबर अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की बहुत सारी डिवाइसेस को, बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं उनकी डिवाइसेस को, उनके सिस्टम्स को उन्होंने हैक कर लिया, बंद कर दिया उनको। तो ये अटैक्स, आर्मीज और वॉर, इसका कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया किसने, डिजिटल ने। तो 5th जनरेशन वॉरफेयर इज इंटरट्वाइंड विद सोशल मीडिया, जिसको हाइब्रिड वॉर का भी हिस्सा बोला जाता है। ये हाइब्रिड वॉर में 5th जनरेशन वॉर बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। तो हाइब्रिड वॉर में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप जो है अपनी प्रॉक्सीज को दूसरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं, आप डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी आर्मीज को भी लगाते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस, आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लेके आती है दूसरे मुल्कों के खिलाफ। तो बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं हाइब्रिड वॉर, मगर उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 5th जनरेशन वॉरफेयर। आगे जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसमें ड्रोन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब हम बात कर रहे हैं इससे, इवन नेट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल आप ठक ठक करते हो, आप कोई चीज टाइप करते हो, उसको क्लिक करते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से आ गया, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंट्रोड्यूस्ड इन वॉरफेयर, इसमें ड्रोन्स हैं, रोबोट सोल्जर्स हैं, स्पेसशिप डिटेक्शन है, स्पाइंग है, ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स, रेडार्स, ऑल डिपेंड अपॉन ओवर सोफिस्टिकेटिंग कंप्यूटर चिप्स। अब कंप्यूटर चिप्स के ऊपर लड़ाइयाँ होंगी, अब तो आपकी स्किल्स भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। जब इंडिया पाकिस्तान में डॉग फाइट हुई थी तो उस वक्त ही
बहुत सारे कॉलम्स लिखे जा रहे थे। अब तो आपके दरमियान में फाइट्स होंगी, चिप्स, जिसकी चिप्स है और उसकी चिप्स है, और यहाँ से आपने डिटेक्ट किया, आपने मिसाइल मारा और दूसरे मुल्क में जाकर उसको मोबाइल लगा। तो इसके अलावा अच्छी चीज़ें भी ज़ाहिर हैं डिजिटल मीडिया की, इसकी कनेक्टिविटी है, इसने ग्लोबलाइज किया है, इसने कल्चरल हार्मनी लेके आया है, और वगैरह वगैरह। तो ये वो चीज़ें हैं, और आप ही अपने आप से सोचेंगे कौन सी चीज़ें जो आप डिफरेंट लिख सकते हो। इसको कहती हैं ये जो मैंने आपको अभी लिख के बताई कि देखो, सोशल रेवोल्यूशन, ये सोशल मीडिया के ऊपर बीए में भी क्वेश्चन आएगा, या ऐसे आएगा, सोशल रेवोल्यूशन के ऊपर मैट्रिक में भी आएगा, या उसके बाद और भी आएगा, लेकिन आपने डिफरेंट क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। अब सबने लिखा होगा प्रोपेगेंडा, आपने प्रोपेगेंडा लिख दिया, तो फिर आप में और बीए के या एफए के ऐसे में क्या फर्क रह गया? तो आप उसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बना दो। आपने पढ़ा होगा तो ही आप उसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बना सकते हो ना, आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो। इसी तरीके से आप जब बात कर रहे हो वेस्टफालियन कॉन्सेप्ट की, तो इसका मतलब है कि आपने कनेक्ट किया है अपने पोल साइंस को अपने एसे के साथ। तो ये चीजें आपके एसे को डिफरेंट बनाती हैं। तो इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन की जो एज है और उसमें डिफरेंट जो टर्म्स हैं, वो कहाँ से पढ़ते हो आप? मुख्तलिफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी जब आप क्वालिटी के पढ़े हों, फॉरेन ऑथर्स के ज़्यादातर, तो आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं जो आप अपने एसे के अंदर उसको उसको डेकोरेट बेहतर तरीके से आप ला सकते हो। तो मेरा ख्याल इतने काफ़ी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। अच्छा, शाम को मैं नए जो बच्चे इस वक्त शामिल हुए हैं हमारे साथ, अगर वो उसमें मौजूद है, कितने उसमें से हैं? मेरा ख्याल एक इजाज़ अहमद है, नहीं इजाज़, हाँ इजाज़ है, और इनकी मैं अलहदा से मीटिंग एक लेना चाह रहा हूँ, इनकी मीटिंग में अलहदा से लेना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों ने शाम को मुझे बता देना कि किस टाइम पे आप लोग मीटिंग लूँ। जो नए बच्चे आए हैं इस सेशन में, स्टाफ उन्होंने शामिल हुए हैं, उनके साथ चले मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर लेता हूँ, आप इंडिविजुअली। तो फिर उसके बाद आपने मुझे बता देना ताकि आप मीटिंग में ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।